नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर भरत सिंह राठौड़। आज की क्लास टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। टीडीएस पर अपन क्लास ले रहे हैं, इनकम टैक्स की क्लास चल रही है, उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में। सॉरी। टीडीएस आज जो है डिडक्शन हो चुका था, क्लबिंग हो चुका था, उसके बाद टीडीएस है। टीडीएस मेन आपका लास्ट सबसे बड़ा टीडीएस ये, फिर रिटर्न्स ऑफ इनकम है, और उसके बाद रेट्स की एक क्लास ले लेंगे अपन। एंड देन आफ्टर बस टीसीएस और एडवांस टैक्स की क्लास रहेगी, फिर जो भी लगभग इनकम टैक्स वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो टीडीएस की बात करते हैं। क्या है इसका कंसेप्ट, क्या है, पहले उसको समझेंगे धीरे धीरे। फिर टीडीएस की सेक्शन है, बहुत सारी सेक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से मैंने स्लाइड में उनको एडजस्ट करते हुए सारी चीज़ों को एक ही जगह पे लाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है, और उसी प्रयत्न का नतीजा आपके सामने स्लाइड है। चलो शुरू करते हैं कंसेप्ट से। सबसे पहले टीडीएस क्या है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरी बातें करेंगे। 5 मिनट में समझ लेते हैं क्या है टीडीएस। सबसे पहले टीडीएस, टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब ऐसा टैक्स जो डिडक्ट कर लिया जाए आपकी सोर्स पर ही। सोर्स पर ही मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सब्जी लेने गया, कोई सब्जी, ठीक है, तो सब्जी लेने गया, तो जैसे ही सब्जी वाले से मैंने सब्जी ली और सब्जी वाले को मैंने दिया पैसा, क्या दिया, पैसे दिए। जैसे ही मैंने उसको दिए, जैसे फॉर एग्जांपल 500 रुपये की सब्जी ली मैंने, और जैसे ही मैं उसको 500 रुपये देने गया, वहाँ पे एक आदमी और खड़ा था सूट बूट पहने हुए, और जैसे ही 500 के नोट मैंने निकाले उसको हाथ देने गया और उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसने बीच में आकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका नहीं पकड़ा, पकड़ा किसका, मेरा हाथ पकड़ा। मेरा हाथ क्यों पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा हाथ क्यों पकड़ा, क्योंकि उसने बोला कि भैया ये जो 500 रुपये दे रहे हो ना, इसको इसको 500 मत दो, इसको आप दो 450 रुपये। कितने दो, 450 रुपये ही दो। मैंने बोला क्यों भाई, जब 500 की सब्जी ली, 500 चीज़ें 50 रुपये के आप डिस्काउंट दिला रहे हो, कि डिस्काउंट नहीं, वो 50 रुपये जो है ना, ये जो 50 रुपये ये मुझे दो आप, ये 50 रुपये मुझे दो। मैंने कहा यार पराए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तू है कौन और तुझे 50 रुपये क्यों दूँ। 50 रुपये मैं अपने जेब में रखूँ, 500 की सब्जी के 450 करवा दे तो मेरा जी। वो बोले कि यार, वो बैठा बैठा मुंह देख रहा है कि ठीक है तुम दोनों ही बातें कर लो, सब्जी मेरी है, सब्जी वाला मैं, मेरा तो कोई रोल ही नहीं। मैंने कहा भाई तेरा भी रोल है, तू बोल। उसने उसको बोला कि भाई हाँ भाई, क्यों 50 रुपये तेरे को दे, एक तो मेरे 50 रुपये कम करवा रहा है, एक मेरे ग्राहक को तू परेशान कर रहा है, उसके बाद 50 रुपये भी तेरे को दूँ और इनको डिस्काउंट नहीं दूँ। तो वो बोलता है ये 50 रुपये जो है ना, ये तेरे ही पैसे है, ये तेरा ही पैसे है, तेरे ही इनकम है। ये 500 रुपये इनकम जो आपने इसको दी है, इसका सोर्स ऑफ इनकम कौन है, आप हो, यानी मैं दे रहा हूं, मैं हूं सोर्स ऑफ इनकम। तो ये लाइबिलिटी, ये जिम्मेदारी, ये ऑब्लिगेशन, ये किसकी होगी, जो पैसा दे रहा है, जो इनकम दे रहा है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि अगले की सोर्स, यानी इनकम का सोर्स ये 500 रुपये, सोर्स मैं हूं, ये 500 रुपये ये सब्जी उसका जरिया है, और यहाँ पे 500 रुपये में से 10% काट के मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो बोलता है मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हूँ, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसके नाम से वहाँ पे एक खाता चलता है, सब्जी वाले के नाम का खाता चलता है, उस खाते के अंदर 50 रुपये जमा करा दूँ और 450 रुपये इसको दे दूँ, 50 रुपये जमा हो गए। वो बोले मुझे कब मिलेगा उस खाते में से 50 रुपये, कि देख भाई जब साल का पूरा खत्म हो जाएगा ना मामला, जब साल पूरा एंड हो जाएगा, जब तू अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, किसके अंदर, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, जब तू इनकम डिक्लेयर करेगा, उस इनकम डिक्लेरेशन के साम टाइम तूने जैसे कह दिया कि भाई मेरी इनकम इतनी हो रही है, यानी मेरी इनकम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूरे साल में 2.5 लाख या 3 लाख रुपए ही कमा रहा हूँ, और मेरे पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, या नो टैक्स लगता है, या फिर टैक्स लगा भी, तो टैक्स बना मेरा 2,000 रुपये। और जो आपने ऐसे हर मेरे ग्राहक से 50 रुपये, किसी से 20 रुपये, किसी से 30 रुपये जो काट लिया है, उसको बोला जाएगा टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो आपने काट लिया है वो बन गया 3,000 रुपये। 3,000 रुपये आपने काट लिए, एक्चुअली मेरा टैक्स 2,000 ही बन रहा था, तो ये जो 1,000 रुपये ज़्यादा काटा, अगर ज़्यादा काट लिया हमने, तो 1,000 रुपये तुझे कर देंगे रिफंड। क्या कर देंगे हम, तुझे 1,000 रुपये रिफंड कर देंगे। लेकिन अगर ये टीडीएस हमने तेरा टीडीएस फॉर एग्जांपल 1,500 ही काटा है, और तेरा टैक्स बन रहा है 2,000, तो 1,500 तो इसमें से लेस करते हैं कि 1,500 तो ऑलरेडी पे कर चुका है। अब तुझे कितना पे करना है, 500 रुपये और ही पे करना पड़ेगा, मतलब एक साथ तेरे ऊपर 2,000 का बर्डन नहीं आएगा। तेरा तो ये फायदा, इनकम टैक्स बोलता है मेरा फायदा ये है कि लास्ट में तेरी नीति खराब हो जाए, नियति खराब हो जाए, और तू लास्ट में टैक्स कौन देगा, चोरी वोरी कर ले। तो मैं इसलिए पहले सतर्क रहता हूँ, तेरे हर ग्राहक पे नजर रखता हूँ कि तुझे जो पैसा देगा उससे मैं पहले ही, उस सोर्स से पहले ही अपना हिस्सा काट लेता हूँ। हाँ कम ज़्यादा होगा अपन लास्ट में देख लेंगे, मैं अपना हिस्सा, एक अमाउंट है, एक रेट है, चाहे 10 है, कहीं 1 है, कहीं 5 है, कहीं 2 है, मैं अपनी रेट से काट लेता हूँ पैसा।
ठीक है। तीसरी बात, मैं वहां खड़ा खड़ा इनका खेल देख रहा हूं और जो मैं मतलब ग्राहक, मैं बोल रहा हूं भाई तुम इसकी इनकम तुम लेने वाले, तुम काटने वाले, इसकी इनकम मेरे भी काटने वाले होंगे, मेरे भी इनकम टैक्स वाले होंगे, मुझे भी उसको देना, पर मेरा तुम दोनों खेल में मेरा क्या रोल। तो इनकम टैक्स वाला बोलता है देखो ये तो इसका तो नियति खो गई, तो अगर ये बाद में चोरी करेगा तो अभी भी कर लेगा, लेकिन भैया जो पैसा दे रहा है, जो इनकम दे रहा है, हमने उसी पे शिकंजा कस लिया और हमने बोल दिया जो रेस्पॉन्सिबल होगा इनकम देने के लिए, जो पैसा दे रहा होगा वही रेस्पॉन्सिबल होगा टीडीएस काटने के लिए। तो ये जो काट के 50 रुपए देने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये आपकी होगी, ना कि उसकी होगी जो जिसकी इनकम हो रही है। बात समझे मेरी बात। बात ये हुआ कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे XYZ लिमिटेड कंपनी है और मिस्टर ए इसका क्या है, एम्प्लॉय है, क्या है इसका एम्प्लॉय, यहाँ पे काम करता है, सैलरी पे काम करता है। तो मिस्टर ए की सैलरी बनती है ₹1,00,000 महीने की, कितने की, ₹1,00,000 पर मंथ, ₹1,00,000 पर महीने की मिस्टर ए की सैलरी है XYZ लिमिटेड कंपनी के अंदर। तो ये कंपनी वालों पे इनकम टैक्स ने बोला कि जब जब इसको महीने की सैलरी दोगे तो तुम ₹1,00,000 नहीं दोगे, इसमें से एक एग्जांपल रेट बता रहा हूं, जैसे 10% काट के, तो इसके अंदर से टीडीएस काट के दोगे, मतलब इसको 90,000 ही दोगे, तो ये ₹10,000 किसको दोगे, 10,000 आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराओगे इसके नाम से, मिस्टर ए के नाम से। समझ रहे हो। तो ये जमा करवाना, ये काटना और जमा कराना, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसका दायित्व होगा, जो पैसा दे रहा है। यहां पे कौन दे रहा है, XYZ लिमिटेड दे रहा है, तो ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी कि तुम अगले का पैसा काट के यहां पे जमा करवाओ। राइट। यहां तक कंसेप्ट में काफी बातें मैंने आपको समझाने की प्रयत्न किया, कोशिश की है। अब प्रोविजन पढ़ते हैं, प्रोविजन क्या बोलता है, उस हिसाब से अपन बात आगे और समझते हैं। चलो, द टोटल इनकम, द total income of an assessee for the previous year is taxable in the relevant assessment year। ये तो बेसिक सा रूल है इनकम टैक्स का, जो मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि प्रीवियस ईयर इनकम की टैक्स कब देना पड़ता है, असेसमेंट ईयर के अंदर देना पड़ता है। बिल्कुल सर, ये तो हमें पता है। However, income tax is recovered from the assessee in the previous year itself through tax deducted at source TDS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS और पेमेंट इन एडवांस टैक्स। ये बोलता है देखो सिस्टम तो ये होता है पूरे साल का, पिछले साल का एंड में जाके अगले साल में उसका असेसमेंट, नेक्स्ट ईयर में उसका असेसमेंट होता है, तो प्रीवियस ईयर का अकाउंट असेसमेंट ईयर में सेटल होता है, असेसमेंट करते हैं, टैक्स भरते हैं अपन, यही करते हैं। बेसिक कंसेप्ट में यही समझाता। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ा सा भरोसा है कम लोगों पर। उसने बोला कि भैया वो तो करोगे, जो कार्यक्रम करोगे वो तो करोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें हम आपको रोक ही नहीं रहे, आपको सुविधा दे रहे कि आप अपने हिसाब से सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिस्टम में अपने हिसाब से टैक्स बना के पे करो। लेकिन हमने टैक्स कलेक्शन करने का 3 सोर्स कर लिया, भाई तुम दोगे वो तो है ही है, उससे अलावा हम भी तो ले ले। तो उन्होंने इनकम टैक्स में बोला हमारे पास 3 जरिए है, 3 अस्त्र है, 3 शस्त्र है। क्या, एक है TDS, यानी वो सब्जी वाली बात, जब आपके पास पैसा आएगा हम उसमें से कुछ अमाउंट पहले ही काट लेंगे, अगर ज्यादा काट ले तो वापस ले लेना, कम काट लिया तो और पे कर देना। उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS, जो अपन पढ़ने वाले आज कि उसमें क्या क्या कब कब किसका कितना क्या कटेगा। ठीक है। TCS, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है किसमें कि कई बार टैक्स आपको पैसा यहाँ पे तो टैक्स डिडक्टेड सोर्स के टाइम काट लो, एक होता है कलेक्शन के टाइम काट लो पैसा, वो है जब हम TCS पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा क्या है TCS। तो ये दूसरा जरिया है, दूसरा शस्त्र। और तीसरा है एडवांस टैक्स। TCS और एडवांस टैक्स एक साथ ही पढ़ेंगे अपन। एडवांस टैक्स में बोलता है कि भैया आप एडवांस में, अगर आपको लगता है कि इस साल मुझे 2,00,000 रुपए टैक्स देना है, कितना देना है, 2,00,000 रुपए टैक्स पे करना है सरकार को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आप 2,00,000 रुपए एक साथ मत दो, 2,00,000 को 4 भाग में कर दो। कितने में कर दो, 4 भाग में कर दो। तो 4 भाग में जब करोगे तो 50,000 हर साल, मतलब एक इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की आ जाएगी, 50,000 की आ जाएगी। तो 3 महीने में 50,000 की 4 किस्तें करती है हमने आपकी, और ये किस्तों के हिसाब से आप दे दो। उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। टैक्स एडवांस जब लेते हैं उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। ये 3 कंसेप्ट है, एडवांस टैक्स और TCS अपन एक साथ पढ़ेंगे, तब मैं और इसके बारे में जिक्र करूंगा। अभी अपन फोकस करते हैं किस पे, TDS पे, उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे। ठीक है, ठीक है सर। द असेसी व्हाइल फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम हैज टू पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140A। जब रिटर्न्स पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिस्टम क्या है अंडर सेक्शन 140A। If the tax is deducted in excess against the actual liability, then assessee can claim refund। जो अभी मैंने बात बोली, मैंने बोला यार 2,000 रुपये तेरा टैक्स बन रहा था और अगर मैंने 3,000 रुपये ज्यादा काट लिए
तो 1,000 रुपया तू रिफंड मांग ले, लेकिन अगर कम काटे तो जितना डिफरेंस है उतना तू पे कर देना। तो एसएससी जब रिटर्न फाइल करता है तब उसको पता चलता है कि ज़्यादा काटे या कम काटे टीडीएस के टैक्स के रूप में, राइट। तो ये है पूरा कंसेप्ट किसका, टीडीएस का। सब्जी वाला याद रखना, सब याद आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं एक एक को, एक एक का कैसा कटेगा वो अपन देखते हुए चलते हैं। चलो सबसे पहले सेक्शन 192 सैलरी, भाई सबका कटेगा, कैसे, सैलरी वाले को। अब सैलरी वालों को बोला कि भैया सैलरी वाले का क्या सीन रहेगा, कि भाई बिल्कुल अगर सैलरी वाला है, जिसको सैलरी मिल रही है, जिसको सैलरी रिसीव हो रही है, और जो सैलरी दे रहा है, जैसे XYZ लिमिटेड अब एग्जांपल बताया तो वो सैलरी दे रहा है, तो किसकी लाइबिलिटी होगा, जो इनकम दे रहा है। सबसे पहले तो इसको क्लियर रखना, किसकी लाइबिलिटी होगी, जो इनकम दे रहा है। तो सैलरी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है, किसको दे रहा है, एम्प्लॉय को दे रहा है। तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी होगी कि एम्प्लॉय का क्या करे, सैलरी में से टैक्स काट ले, टीडीएस काट ले। तो कौन एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर रहेगी, तो पर्सन हैविंग इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन, यहाँ पे लिखना तो पर्सन, यहाँ पे ऐसे लिखना, तो ऑब्लिगेशन किस पे रहेगा, ऑब्लिगेशन रहेगा एवरी पर्सन, हर उस इंसान को जो क्या दे रहा है, रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर पेइंग एनी इनकम, फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी हेड, ठीक है। यानी अगर अगले की सैलरी हेड में इनकम चार्जेबल हो रही है और आप यानी सैलरी का पैसा उसको दे रहे हो, तो आप लाइबिलिटी आपकी बनेगी क्योंकि आप दे रहे हो। तो एप्लीकेबल किसके ऊपर, जो पैसा दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा टीडीएस काटने के लिए। सेक्शन 192 पहली सैलरी के ऊपर। रेट क्या होगी टीडीएस की, कितने % हमें काटना है उसके अंदर से, तो यहां पर बोला एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स एज इन फोर्स। एवरेज रेट कैसे होगी, एवरेज रेट ऐसे निकलेगी कि भैया उस समय की द एवरेज रेट ऑफ टैक्स मीन्स द रेट अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग the amount of income tax calculated on the total income by such total income। यानी मोटा मोटे आप इस बात को समझो, यहां समझो क्या, कि जैसे फॉर स्लैब रेट बताऊंगा मैं, रेट ऑफ बताऊंगा, जो भी स्लैब रेट में आपकी इनकम टैक्स बनता है, जैसे कि आप पिछली बार का आपका स्लैब रेट में इनकम टैक्स बन गया, जैसे आपका टैक्स बन गया 1,00,000 रुपए, कितना बन गया, 1,00,000 रुपए का टैक्स बन गया, और आपकी टोटल इनकम कितनी है सैलरी वाले की, यानी सैलरी वैलरी मिल के सब जो टोटल इनकम कैलकुलेट अभी तक अपन करते आए, उस हिसाब से जब डिडक्शन लेस करने के बाद टोटल इनकम जो आएगी वो आई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी 10,00,000 रुपए, कितनी आई, 10,00,000 रुपए, राइट। तो एवरेज रेट कैसे निकलेगी, एवरेज रेट निकलेगी तो इनकम टैक्स, जो भी इनकम टैक्स आपका है डिवाइड बाय, या देखो वापस पढ़ो इसको, रेट अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द इनकम अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिवाइडिंग कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम बाय सच टोटल इनकम, यानी इस टोटल इनकम को नीचे रख लो, डिवाइड बाय 10,00,000, तो इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये जो एवरेज रेट आई, जैसे अपने केस में कितनी आ रही है, अपने केस में इंटू 100 हो जाएगी तो आ जाएगी 10%, कितना आ जाएगी 10%। तो यहाँ पे एवरेज रेट कितनी होगी 10%। कुछ भी आ सकती है, अगर किसी की यहाँ पे इनकम 1,20,000 हो और नीचे क्या हो 10,00,000 ही हो, तो इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी करीबन 12% आ जाएगी, राइट। तो जो भी एवरेज रेट आएगी उस एवरेज रेट से आपको उसकी सैलरी का काट टीडीएस काट के जमा करवाना है, राइट। ये तो बात हुई सैलरी की, टीडीएस की, सेक्शन 192। ऐसे करते करते सब सेक्शनों की बात करेंगे अपन, ठीक है। किसका कितना काटना है, सैलरी का याद रखना, एक तो याद रखना कौन काटेगा, सैलरी देने वाला। दूसरी बात याद रखनी कितना काटना है, एवरेज रेट से उसका टीडीएस काटना है। एवरेज रेट कैसे निकलती है, जो इनकम टैक्स निकला डिवाइड बाय टोटल इनकम, ठीक है। दूसरी बात, क्या सर ये कैलकुलेट करके हमें बताना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, ये सब ऑटोमेटिक, आपको सिर्फ सिस्टम पता होना चाहिए, कैलकुलेट करने की कहीं पे आपको जरूरत नहीं है। सेकंड, सेक्शन 192A क्या बोलता है, प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड होता है, अपने पढ़ा था, आरपीएफ, एसपीएफ, पीपीएफ ये पढ़ा था, ठीक है, यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड वाला। तो एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड है उसमें से अगर प्री मैच्योर विड्रॉ कर लिया, प्री मैच्योर विड्रॉ का मतलब होता है समय से पहले, मैच्योर होने से पहले, ठीक है। प्री मैच्योर बच्चे होते हैं ना जो, ठीक है, वैसे ही प्री मैच्योर बच्चे क्या, प्री मैच्योर विड्रॉल कैसे, समय से पहले निकाल दिया, समय से पहले निकाल लिया तो होगा। समय क्या होगा सर, समय यहाँ पे दे दिया इन्होंने 5 साल का, कितना बोल दिया 5 साल, यानी 5 साल तक हम बोलते हैं बच्चा मैच्योर, सॉरी पीएफ मैच्योर हो जाएगा, और 5 साल से पहले निकाल लिया तो उसको प्री मैच्योर कहेंगे। तो अगर 5 साल से पहले पीएफ में, जैसे पीएफ का खाता खोला 2012 में, तो 5 साल कितना 2017 तक उसको बाद में ही निकालना, उससे पहले नहीं। अगर उसने 2015 में निकाल दिया तो ये क्या हो गया, प्री मैच्योर विड्रॉल। अगर कोई भी बंदा प्री मैच्योर विड्रॉल करता है अपने प्रोविडेंट फंड खातों में से, तो उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन काटेगा, वो खुद तो नहीं काटेगा, जो वहां से भी पीएफ विड्रॉल करा है, पीएफ वाली ऑर्गेनाइजेशन जो पीएफ दे रहा है, चाहे पीपीएफ हो चाहे एसपीएफ हो, जो दे रहा है वो उसका क्या काटेगा,
टीडीएस काटेगा। टीडीएस काटेगा, शर्त ये कि उसकी लिमिट की 50,000 से ज्यादा का अमाउंट होना चाहिए। कितना का होना चाहिए? 50,000 से ज्यादा का। 50,000 से नीचे का विड्रॉल कर रहा है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एक लिमिट दे रखी है हर जगह, तो इसकी लिमिट कितनी है? 50,000 से ऊपर। कितना काटेगा? रेट दे रखी है यहाँ पे फिक्स, 10% टीडीएस काटना है। अगर कब काटना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के समय, जब भी पेमेंट कर रहा हो तब काटना है, पहले नहीं काटना है। जब पेमेंट लेना है उसी दिन काट के उसको पैसा देना है। अगर कोई पैन कार्ड नहीं देता है, कोई एम्प्लॉय ऐसा होता है जो अपना पैन कार्ड ही वहाँ पे प्रस्तुत नहीं करता है, पैन कार्ड नहीं देता, तो उसका टीडीएस की रेट कितनी कर दो? 30% कर दो। 10 मत करो, उसका 30% काट लो। ठीक है, ये एक सजा है कि पैन कार्ड नहीं देने की। बाकी आपको याद क्या रखना है? अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो 5 साल से पहले तो 50,000 याद रखना है आपको। दूसरी बात याद रखनी है, 10% काटना है। कितना काटना है? 10%। नेक्स्ट, ऐसे ही सबको याद रखना है। नेक्स्ट, सेक्शन 193 क्या बोलती है? सेक्शन 193 बोलती है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर सिक्योरिटीज होते हैं, उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज। अगर किसी को सिक्योरिटी पे ब्याज दे रहे हो और फिक्स अमाउंट से ऊपर ज्यादा का हो रहा है तो उसका भी क्या काट लो? टीडीएस काट लो। किसके ऊपर लगेगा? एवरी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। भाई कोई भी आदमी किसी को इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी का पैसा दे रहा है, जो दे रहा है वो रेस्पॉन्सिबल है। कितनी रेट से काटो टीडीएस? 10%। जो याद रखना है, एक तो क्या रखना है? 10% से कटेगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के ऊपर भी। कब काटना है? एट द टाइम, ये तो लगभग सब जगह सेम है। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। या तो अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो वो समय, या उसको पेमेंट कर रहे हो वो समय, दोनों में से जो पहले होगा, मतलब जब पैसा दे रहे हो तब। सीधी सी बात। क्या लिमिट है? कितने अमाउंट के ऊपर होगा तो ही काटना है। तो अगर 8% सेविंग बॉन्ड है 2003 वाले, या 7.5% सेविंग बॉन्ड है 2018 वाले, तो 10,000 की लिमिट है, यानी 10,000 के ऊपर हो तो टीडीएस काटना है, नहीं तो नहीं काटना। याद रहे तो ठीक है, देख लेना। एक ये याद रख लेना कि 5,000 रुपये है किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाले के ऊपर। कितना है? 5,000 से ऊपर होगा तो ही टीडीएस काटना है, अगर डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिल रहा है। सिक्योरिटी में भी कौन सा सिक्योरिटी? डिबेंचर, और उसके ऊपर मिल रहा है इंटरेस्ट, तो 5,000 से ऊपर हुआ तो ही टीडीएस काटना। कितना काटना है भैया? 10% काटना है। और दूसरों के लिए कोई लिमिट नहीं है, यानी अगर किसी को 1,000 रुपये भी मिला तो 10% काट लो। उसको कितना दे दो? 900 दे दो, 100 रुपये इनकम टैक्स में जमा करवा लो। राइट? कितना? 10%। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। नेक्स्ट 194 सेक्शन, नाम भी याद रखना, लास्ट में एक बार वापस याद भी करवा दूंगा। सेक्शन 194 डिविडेंड। डिविडेंड यानी किसी को डिविडेंड मिलेगा तो क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। किसके ऊपर? डोमेस्टिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी डोमेस्टिक कंपनी है, घरेलू कंपनी है, उनको टीडीएस काटना ही पड़ेगा जब वो अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा, और पे टू इट्स रेजिडेंट शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर को, रेजिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड या देगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तब उसमें से टीडीएस काटना है। किसको? डोमेस्टिक कंपनी को काटना है। कितनी रेट से काटना है? 10% से काटना है। कब काटना है? पेमेंट देने से पहले। सीधी सी बात है, एनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड का पेमेंट देना है, कंफर्म हो गया, उससे पहले उसका क्या कर लो? टीडीएस काट लो। ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये सेक्शन 194 यानी टीडीएस नहीं काटना है किनका? इफ द डिविडेंड इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। अगर कैश के अलावा किसी मोड में दे रहे हो तो डिविडेंड काटने की जरूरत नहीं। यानी अगर इलेक्ट्रिक मोड में दे रहे हो, आजकल सब इलेक्ट्रिक मोड में डिविडेंड देते हैं, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। उसके साथ साथ एंड लिखा है, यानी दोनों नियम को फॉलो करना है। या क्या लिखा है? एंड लिखा है, यानी दोनों नियम को फॉलो करना है। एक तो कैश में नहीं होना चाहिए, और दूसरा अमाउंट जो डिविडेंड का वो 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 5,000 से कम है और कैश में नहीं है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, लेकिन अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो भले कैश में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, आपको हटाना। सीधी लिमिट याद रखो आप, 5,000 रुपये। कितनी याद रखो? 5,000 रुपये। टैक्स कितना करना है? 10%। किसको काटना है? डोमेस्टिक कंपनी को काटना है, अपने शेयर होल्डर का। नेक्स्ट 194A इंटरेस्ट की बात करते हैं वापस। अगर कोई ब्याज का पैसा दे रहा है अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की तो बात अपन 193 में कर ली है, यहाँ पे इसका तो अलग से सेक्शन बना ली। तो अगर 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के अलावा कोई दूसरा इंटरेस्ट हो तो क्या एप्लीकेबिलिटी है? कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्रेडिटेड और पेड अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। एक और चीज याद रखना, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। यहाँ पे इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ रखा है, लेकिन कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ रखा है? उनको। हाउएवर इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और एचयूएफ इफ इज दे आर एलिजिबल अंडर ऑडिट सेक्शन 44AB। जो ऑडिटेड सेक्शन है 44, यानी कुल मिला के अगर इंडिविजुअल है और या फिर एचयूएफ है, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनका 1 करोड़ से ज्यादा अगर टर्नओवर है, और अगर वो सर्विस सेक्टर में यानी प्रोफेशन में है तो 50 लाख से ज्यादा उनका है। याद है तुम 44AB पढ़ा था मैंने, 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगा तो ऑडिट कराना अनिवार्य है। या प्रोफेशन यानी सर्विस में है तो 50 लाख से ज्यादा अगर उसका टर्नओवर होगा तो उसको ऑडिट कराना जरूरी है। तो ऐसे लोग जिनका 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है या 50 लाख से ऊपर टर्नओवर है, जिसको ऑडिट कराना जरूरी है, वो लोग को, उन लोगों को तो टीडीएस काटना ही काटना है। उन लोगों को तो टीडीएस, अगर वो पैसा देने वाली वो कंपनियां हैं या इंडिविजुअल वो है जिनका ऑडिटेड है, वो सीधी सीधी बात बता दूं, ऑडिटेड फर्म है, अगर
ऑडिटेड फर्म है, ठीक है। दूसरी बात, कंपनी वंपनी एओपी बीओआई ये सब तो है ही है। इंडिविजुअल और एचयूएफ जो ऑडिटेड नहीं है उनको छोड़ दिया, उसके अलावा सारे लोग। इंडिविजुअल और एचयूएफ जो ऑडिटेड नहीं है, यानी जिनके ऊपर ऑडिट का प्रोविजन नहीं लगता, जो 1 करोड़ और 50 लाख के नीचे वाले हैं, उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अगर कोई ब्याज का पैसा देते हैं वो, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, बाकी सबको काटना है, ठीक है। क्या रेट पे काटना है? 10% रेट पे काटना है। कब काटना है? वही एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग या एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? इफ एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 5000 की लिमिट कर दी, यानी 5000 से नीचे वाली ब्याज के ऊपर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे से लोन लिया, मेरे से 5 लाख रुपए लोन लिए, और मेरी फर्म ऑडिटेड फर्म है, ठीक है, मैं 1 करोड़ के ऊपर मेरा टर्नओवर है, और मेरे से किसी ने 5 लाख रुपए लिए और उससे मैं ले रहा हूँ ब्याज का पैसा। सॉरी, मैंने किसी से 5 लाख रुपए लिए और उसको मुझे देना ब्याज देना 5 लाख पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्याज बना 50,000 रुपये ब्याज बना, ठीक है। और जो 50,000 मैं उसको दूंगा ना, उसको टीडीएस काट के दूंगा। क्या दूंगा? टीडीएस काट के दूंगा उसको। 50,000, ध्यान रखना, क्या कर दूंगा? उसको टीडीएस काट के दूंगा, ठीक है। ओके, तो जब मैं उसको टीडीएस काट के दूंगा तो कितना हो जाएगा? टीडीएस काट के दूंगा तो 50,000 रुपये टीडीएस, यानी जैसे 10% काट के दूंगा तो कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये काट के 45,000 रुपये ही दूंगा। 5,000 रुपये उसके नाम का टीडीएस में इनकम टैक्स के अंदर जमा करवा दूंगा, ठीक है। फिर वो तू तेरा देख लेना इनकम टैक्स रिटर्न भर के क्या है, ठीक है। तो कितना? 5,000 से ऊपर हुआ तो। दूसरा, ये लिमिट 5,000 की 40,000 हो जाएगी अगर अगर जो इंटरेस्ट दे रहा है वो कौन है? इफ द पेयर इज बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस के अंदर इंक्लूड एंगेज्ड है। अगर बैंकिंग कंपनी आपको ब्याज का पैसा देती है तो 40, याद रखना, कभी नोट कर लेना, अगर 40,000 से ज्यादा, कितना आपको, अगर जैसे एफडी पे इंटरेस्ट आया और वो इंटरेस्ट आपका पूरे साल में 40,000 से ज्यादा हो गया, कितना हो गया? 40,000 से ज्यादा हो गया, तो बैंक आपका टीडीएस काट के आपको पैसा देगी। कितना देगी? टीडीएस काट के देगी। 40,000 लिमिट है बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव बैंक, ऐसी सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में इंक्लूड है, जैसे होती है ना सहकारी समितियां और ये सभी, ठीक है, ठीक है। यही 40,000 की लिमिट कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी अगर वो बंदा कौन है? सीनियर सिटीजन है, यानी जिसका इंटरेस्ट का पैसा बन रहा है वो कौन है? सीनियर सिटीजन है। तो ज्यादातर सीनियर सिटीजन के पैसे बचते तो उनको 50,000 की लिमिट दे दी है, ठीक है। बाकी लिमिट कितनी है? 5,000 है। लेकिन अगर बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस है तो ये लिमिट कितनी होती है? 40,000। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 50,000। अगर इनसे ऊपर जाएगा तो कितना टीडीएस काटना है? 10%, ठीक है। इंटरेस्ट पेड और क्या एक्सक्लूड है? ध्यान रखना, और ये सेक्शन किसके ऊपर नहीं लगेगी? अगर पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट पे करते हो ना, पार्टनर ने पैसा दिया, पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते होंगे ना, तो पार्टनर ने पैसा दिया तो पार्टनर को उस लोन के ऊपर देना पड़ता है इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता है। साफ साफ एक्सक्लूड कर दिया, इसको नॉन एप्लीकेबल कर दिया कि सेक्शन 194A इंटरेस्ट पेड बाय अ फर्म टू एनी इट्स पार्टनर, वहां पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है वहां, और उसकी स्कीम के तहत कोई डिपॉजिट किया और उसके ऊपर मिला ब्याज, तो उसके ऊपर भी टीडीएस कट के नहीं आएगा, क्योंकि ये सेक्शन उसके ऊपर भी नहीं लगती। तो ये याद रख लेना आप, सिंपल सी बात, ठीक है। लिमिट याद रखनी है 5,000, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस इनके लिए 40,000 और सीनियर सिटीजन 50,000। रेट याद रखनी है 10%, ठीक है। बस इतनी बात याद रखनी है इसके अंदर, बाकी सब एक एक बार पढ़ना है। सेक्शन 194B और BB ये दोनों किसके लिए है? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड हॉर्स रेसेस। ये जितने भी सटोरी वाले काम है जी, लॉटरी से जीत गए या क्रॉसवर्ड पजल्स होते ना, ये पजल्स में जीत गए या हॉर्स रेस से जीत गए, इस तरीके का कोई पैसा जीता है और आपको उसको इनकम यानी पैसा देना है, तो टीडीएस काट के देना है उस आदमी को जो जीता है। यानी एनी इनकम ऑफ कैजुअल या नॉन रिकरिंग नेचर ऑफ द टाइप ऑफ विनिंग ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स एक्सेट्रा गेम्स, ऐसे इस तरीके से पैसा मिलता है तो उसका टीडीएस काटना है। 30% रेट है, याद रखना। कितनी याद रखना? यहाँ पे रेट कितनी है? 30% रेट है। एक तो ये याद रखना है, दूसरी याद क्या रखना है? लिमिट कितनी है? 10,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो ही टीडीएस काटना है, 10,000 से नीचे वालों का नहीं काटना है। दो चीज याद रखनी है। नेक्स्ट 194C इंपॉर्टेंट है। सी से कॉन्ट्रैक्टर, तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदारों को पेमेंट करते हैं, अपना घर वर बनाते हो, बिजनेस कुछ भी, रोड कॉन्ट्रैक्ट, ये इस तरीके से, तो ठेकेदारों को पैसा देते हो तो टीडीएस काट के देना है आपको। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू द रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर की सप्लाई भी ठेकेदारी की उसमें क्षेत्र में आती है। इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड अदर्स, ठीक है। लेकिन इफ इंडिविजुअल एओपी और एचयूएफ और बीओआई ओनली इफ दे आर लाइबल टू ऑडिट अंडर 44AB। ये सेक्शन उन लोगों पे तभी लगेगी, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई को, अगर वो ऑडिटेड फर्म यानी 1 करोड़ और 50 लाख से ऊपर का क्या उनका टर्नओवर हो तो ही।
तो अगर मेरी कोई फर्म है और मेरा 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर का टर्न हुआ तो ही मुझे टीडीएस काटना है अपने ठेकेदार का, अन्यथा पैसे देते समय अन्यथा मुझे काटने की जरूरत नहीं। यानी अगर मैं नॉर्मल सा आदमी हूँ जिसकी मेरी फर्म वम नहीं है, या मेरी फर्म में 1 करोड़ से नीचे टर्नओवर और मैं अपना घर बना रहा हूँ और ठेकेदार को 20 लाख रुपये देना है, उसका कितना देना है, 20 लाख रुपये उसको ठेकेदार को देना है, तो मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन यहीं पे भी अगर मेरी कोई कंपनी है या मैं इंडिविजुअल हूँ और मेरी कोई फर्म है और वो फर्म का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, तो ये 20 लाख जब मैं उसको दूंगा तो उसमें से 1% मैं का काट के दूंगा उसको टीडीएस। ठीक है। कितना टीडीएस है, रेट देख लेते हैं अपन। अगर वो ठेकेदार, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, वो जो कंपनी है जो आपका काम कर रही है, या तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में या फिर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ है, तो उसका 1% काटना है। और अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ यानी कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई एओपी है, बीओआई है, तो उसका 2% काटना है। दो रेट याद रखना है, 1% और 2% याद रखना। ठीक है। एक और चीज, कॉन्ट्रैक्टर अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर है, किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाले भी तो ठेकेदारी करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं भाई इधर से उधर माल भेजने का, ये सब, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एनी वर्क आउट ऑफ एनी वर्क। ठीक है। और उसने पैन कार्ड वैन कार्ड सब कुछ अपना दे रखा है, तो उसका टीडीएस काटने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। उसको छूट दे रखी है। टीडीएस का टाइम क्या, एट द टाइम ऑफ पेमेंट क्रेडिट, वो सेम, कभी जब भी पैसा दोगे तब। लिमिट याद रखना है यहाँ पे 30,000 रुपया तो है सिंगल पेमेंट। अगर सिंगल पेमेंट करते हो तो 30,000 रुपया तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सिंगल पेमेंट अगर आपने 50,000 का कर दिया तो टीडीएस काट लो, 1 या 2%, जो भी डिपेंड करता है। ठीक है। और एग्रीगेट पूरे साल का 1 लाख रुपया इन ड्यूरिंग द फिनेंशियल है, 1 लाख से ज्यादा पूरे साल में पैसा देते हो तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर 1 लाख से नीचे है तो देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पे कि मैंने जनवरी में उसको मैंने दे दिए 30,000 रुपये, अप्रैल में मैंने उसको दे दिए 20,000 रुपये, मार्च में मैंने उसको दे दिए 25,000 रुपये, और अप्रैल, ये मार्च पहले कैसे आ गया, मार्च अप्रैल मई जून समझ लो, जून में दे दिए। फिर सितंबर में मैंने उसको दे दिए फिर 25,000 रुपये दे दिए मैंने। ठीक है। और दिसंबर में मैंने उसको दे दिए 50,000 रुपये। ठीक है। सॉरी 50,000 नहीं, यहाँ पे मैंने दे दिया इसको फिर 25,000 रुपये दे दिए। ठीक है। चलो कितने हुए, हो गए। अब ऐसे तो मैं 30,000 से ऊपर बाहर नहीं जा रहा हूं, देखो 30,000 से ऊपर मुझे कभी भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। लेकिन साल एंड हुआ, लेकिन साल एंड होते होते मेरे कितना हो गया, 50 और ये 1,25,000 हो गया, मतलब 1 लाख से ऊपर चला गया हूं। अब मुझे इसका टीडीएस काटना ही पड़ेगा, यानी जो लास्ट दिसंबर का जो 25,000 है उसका मुझे टीडीएस काट के इसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए और सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये याद रखना। रेट क्या, 1% और 2%। ओके जी सर। नेक्स्ट सेक्शन 194D, इंश्योरेंस कमीशन। एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ रेमुनेशन, या तो रेमुनेशन के रूप में या रिवार्ड के रूप में, वेदर बाय वे ऑफ कमीशन और अदरवाइज। अगर आप किसी को इंश्योरेंस कमीशन दे रहे हो, यानी इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो अपने एजेंट को इंश्योरेंस कमीशन दे रही है, वो कमीशन का पैसा दे रही है, रिवॉर्ड दे रही है, रेमुनेशन किसी भी नाम से दे रही है, वो कमीशन है उसका, तो उसके ऊपर सेक्शन 194D लगेगा। टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना काटना पड़ेगा, 5% काटना पड़ेगा। अगर वो पेमेंट 15,000 से ऊपर का हो तो कितने का, 15,000 से ऊपर है तो 5% काट के देना पड़ेगा। ठीक है। और कब, वही एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। 194D स्पेशल इंश्योरेंस कमीशन के लिए। नेक्स्ट, पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो सेक्शन 1010D है, कौन सी सेक्शन है, 1010D। इसमें क्या होता है, जब लाइफ इंश्योरेंस, जब आदमी के लाइफ इंश्योरेंस कोई मरवर जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, तो पैसा मिलता है तो सेक्शन 1010D बोलता है कि जितना भी पैसा लाइफ इंश्योरेंस के डेथ के बाद जो भी पैसा मिला है वो पूरा का पूरा क्या है, एग्जेम्प्ट है। क्या है, एग्जेम्प्ट। उसके ऊपर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। शर्त है, कुछ कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, वहां पे कुछ कंडीशन दे रखी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कंडीशन फॉलो कर दी तो एग्जेम्प्ट है, जब एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस काटने की बात ही नहीं, जब टैक्स ही नहीं लग रहा तो टीडीएस काट के कहाँ जाओगे। ठीक है। तो वहां पे तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो लगेगा टैक्सेबल, तो वो जो पेमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते। तो सेक्शन 194D ये बोलता है अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते और टैक्स आपका अमाउंट हो जाता है टैक्सेबल, तो टैक्सेबल होगा तो टीडीएस भी काटना पड़ेगा। तो टैक्सेबल हो गया तो टीडीएस काटो, कितना, 5% से टीडीएस काट लो उसका। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं है, टैक्सेबल है, तो 5% से टीडीएस काट लो। और लिमिट क्या है, अगर वो पेमेंट 1 लाख या उससे अधिक हो, 1 लाख हुआ तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा, 1 लाख और मोर। ठीक है। 1 लाख या 1 लाख से अधिक का पेमेंट है तो टीडीएस काट लेना। 194DA में कितना, 5%। आपको रेट ही याद रखनी है, इसका भी इंश्योरेंस की सब 5% चल रही है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर की 1% और 2%।
उसके साथ अमाउंट भी याद रखना है, जैसे इसकी 30,000 और ऐसे याद रखो 30,000 और मैं लास्ट में चलो एक बार इसको वापस एक वीडियो बना के पूरा कर दूंगा, ठीक है। चलो सेक्शन 194E, पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट है जो भारत का नहीं है, बाहर रहता है। जब रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ाया था उसमें जाके बताया था रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, ठीक है। तो जो बाहर है, जिसके जो ऑर्डिनरी आपकी बेसिक कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा है, अगर उस नॉन रेजिडेंट को पेमेंट दे रहे हो, नॉन रेजिडेंट भी कौन, स्पोर्ट्समैन या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जैसे आईपीएल खेलने आ गया। आईपीएल खेलने कौन आ गया, आईपीएल खेलने अभी फेमस खिलाड़ी कौन चल रहा है जी, आईपीएल का अच्छा खिलाड़ी क्या बोलते हो, क्रिस गेल तो रिटायर हो गया, वॉटसन भी चला गया, पुराने खिलाड़ी हो गए। तो नए खिलाड़ी का नाम लो तो कौन चल रहा है अभी, कौन चल रहा है भाई, नाम बताओ ना कोई, विलियमसन आ गया जैसे, ठीक है। ये भी पुरानी है वैसे तो, ठीक है, पर अच्छा बिका इस बार आईपीएल में। केन विलियमसन आ गया खेलने के लिए, न्यूजीलैंड का कप्तान है जो अपने इंडिया में आईपीएल खेलने के, तो अपने लिए क्या हुआ, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन हो गया। और फॉर एग्जांपल इंडिया की बीसीसीआई की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ मैच होता है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी अपने यहाँ पे आ जाता है, तो स्पोर्ट्स एसोसिएशन भी हो गया कौन सा, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो इस तरीके के लोग आते हैं और उनको आप पैसा देते हो, किसी भी रूप का पैसा दो, चाहे कुछ भी दो, तो कैसे से एडवर्टीजमेंट के दो या उनको फीस का दो या कुछ भी पैसा दो। एनी इनकम रेफर्ड अंडर सेक्शन 115 BA, वो पूरी सेक्शन इन लोगों के लिए वो भी बनी हुई है, कौन सी सेक्शन 115 BA इनकम टैक्स की, वो सेक्शन इन लोगों के लिए बनी हुई है कि ऐसे लोग जो बाहर से आए तो उनका क्या क्या अमाउंट टैक्सेबल होगा, वहां सब लिखा हुआ है। पेबल टू अ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और एन एंटरटेनर, मतलब शकीरा वकीरा आ गई तो भी पैसा देना पड़ेगा। स्पोर्ट एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट, कोई भी बाहर का स्पोर्ट एसोसिएशन इंस्टीट्यूट आता है, नॉन रेजिडेंट है, तो उनको जो भी अमाउंट दो विदाउट एनी लिमिट, चाहे 10 रुपये भी दो उनको, कितने 10 रुपये भी दो आप उनको, तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 20% की रेट से, कितने से 20% से, याद रखना, ठीक है। नॉन रेजिडेंट वालों को 20% रेट से काटना पड़ेगा, कब, एट द टाइम ऑफ पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। देख लेना जो भी पहले आएगा उस पर। चलो 194EE उसकी बैन, पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, जो नेशनल सेविंग एनएसएस जो नेशनल सेविंग स्कीम है उसके अंदर से कोई डिपॉजिट्स के अंदर कोई पेमेंट देता है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन काटेगा, जो पेमेंट देगा। द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी पर्सन एनी अमाउंट फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम अकाउंट, उस अकाउंट में से देता है तो 10% टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर वो अमाउंट 2500 से ज्यादा होता है तो, ठीक है। कब देना, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। याद रखना कितना, 10% याद रखना और 2500 याद रखना। 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, जो लॉटरी टिकट पे कमाई का तो अपने कह दिया था 30% काटना है, 15,000 से ऊपर होगा तो 10,000 से ऊपर होगा तो 30% काटना है, या तो बीबी है ये वाली बी और बी 194B और बीबी अपने सेक्शन पढ़ी थी अभी जस्ट। लेकिन वो लॉटरी टिकट बेच रहा है उस पर क्या है, उस लॉटरी टिकट बेच रहा है उस पर सेल ऑफ लॉटरी टिकट पे भी उसका कोई कमीशन है तो उस पर भी टीडीएस काटना है। द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी पर्सन एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन, रेम्युनेशन या प्राइज ऑन लॉटरी टिकट सेल पे जो पैसा कमीशन या रेम्युनेशन मिलता है, तो अगर 5% का टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर वो अमाउंट 15,000 से, यानी वो कमीशन 15,000 से ज़्यादा होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट 194H, देखो ऐसे देखो तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसे देखो तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सेक्शन का नाम, लिमिट और रेट याद रखनी है, ठीक है। कमीशन या ब्रोकरेज, किसी को कमीशन देते हैं अपन या किसी को ब्रोकरेज देते हैं, ब्रोकरेज दलाली देते हैं, तो 194H उसको गवर्न करती है। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, वो सेम बात, ठीक है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन अदर देन इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन यहाँ क्यों नहीं लिया, कि इंश्योरेंस कमीशन का एक अलग से सेक्शन 194 अपन देख चुके हैं और वहां पे अलग से इंश्योरेंस कमीशन की बात कर रही, तो उसको छोड़ के इसके अलावा कोई कमीशन या ब्रोकरेज हो और ब्रोकरेज टू रेजिडेंट तो होगा। इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर सेक्शन लागू नहीं होगी, यानी उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, लेकिन कौन से, वो जो 44AB में नहीं आते, ठीक है। 44AB वालों को तो देना ही पड़ेगा। कितना काटना है रेट, 5% टीडीएस काटना है उसको, कितना काटना है 5% टीडीएस काटो भाई, अगर 15,000 से ऊपर अमाउंट है तो कितना 15,000 से, यहाँ पे भी कितना था 5%, अगर 15,000 से अमाउंट है, ये भी कमीशन वाला खेल है, ठीक है। और एक इंश्योरेंस कमीशन, ये देखो ये भी 5%, यानी कमीशन आपको याद रखना है 15,000। इसके जस्ट पहले वाला भी देख लो, ये पेमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी वाला 5%, ये भी ठीक है। तो कमीशन जो भी है, कमीशन में याद रखने का तरीका 5% 15,000, 5% 15,000। चलो नेक्स्ट सेक्शन 194I, ठीक है। 194I बोलती है रेंट के लिए, किसके लिए बोलती है, रेंट के लिए। रेंट का क्या खेल गलती है, अगर कोई पर्सन एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ दो, कौन से वाले, जो 44AB में कवर नहीं है उन वालों को,
उसके अलावा कोई भी पर्सन रेंट देता है किसी को भी, यानी ये है भाई किराएदार, ये कौन है, किराएदार, ठीक है, ये है मालिक, हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, ये है मालिक, ये है किराएदार। किराएदार मालिक को क्या देगा, रेंट देगा। तो ये बोलता है अगर आप किराएदार और आपने मालिक को रेंट दिया है, और ये किराएदार कौन है, या तो कोई कंपनी है, या पार्टनरशिप फर्म है, या फिर एओपी है, या फिर एचयूएफ है, या फिर इंडिविजुअल है जो ऑडिटेड है, जो ऑडिटेड है, इस तरीके के है किराएदार, और इन्होंने किसको दिया, मालिक को किसी भी प्रकार का रेंट दिया, और रेंट पूरे साल का 2,40,000 से ज्यादा है, कितना, पूरे साल का 2,40,000 से ज्यादा है, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा उनका। कितना काटना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। किस रेट से काटना पड़ेगा, 10% की रेट से काटना पड़ेगा। कितना, 10% से उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। बात समझा दी मैंने। हाँ, एक छूट दे रखी है, अगर वो अगर घर है, जैसे घर है ये, तो मैंने 10% कर दिया। अगर कोई प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट है, कोई प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट वो रेंट पे दिए और उस रेंट का किराया 2,40,000 से ज्यादा है, तो आपकी रेट ये 10% से रेट कम करके हमने कितनी कर दी, 2% कर दी। एक और चीज, 10% करके कितनी कर दी हमने, 2% कर दी, ठीक है, याद रखना रेंट की बात। ओके, कौन देगा, वो कौन, जो ऑडिटेड नहीं है उन लोगों के लिए, ठीक, ऑडिटेड है उन लोगों के लिए, उनको काटना पड़ेगा, और जो नहीं है उसकी बयान मैं बताऊंगा रेंट का, ठीक है। चलो 194 आई ए क्या बोलता है, आई ए वो आई था, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ा क्यों, क्योंकि अदर देन एग्रीकल्चर लैंड पे तो टैक्स ही नहीं लगता, इनकम टैक्स ही नहीं लगता। ये तो अपने पढ़ा था, कैपिटल गेन पढ़ा तब भी पढ़ा था, इसको कैपिटल एसेट मानते ही नहीं है, राइट। तो अगर किसी भी प्रकार का पेमेंट किया है ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर पाए, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ, याद करो कैपिटल गेन पढ़ाया था, सेल करना। अगर आपने सेल किया है और उससे आपको देना है अगले को पेमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लैंड थी और उस लैंड को मैंने सेल कर दिया, और सेल करने पे मुझे अगले को देना है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपया। कितना देना, 1 करोड़ रुपया। तो बोले अगले को आपको देना है 1 करोड़ रुपया, तो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1% उसका काटना पड़ेगा। कितना, 1% काट के जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो अमाउंट 50 लाख से ज्यादा हो, तो अपना तो 1 करोड़ है तो आपको उनको काटने पड़ेगा। अगर 50 लाख से नीचे हुआ तो काटने की जरूरत नहीं है, बाकी काटना ही पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। ये किसके लिए, लैंड वैंड बेचे, ये जो बेचते हैं ना प्रॉपर्टी डीलर वाले, उन लोगों के लिए सेक्शन आई ए बना दिया अलग से, आई बी। ये देखो 194 आई पढ़ा था अभी अपन ने, रेंट, वहां पे क्या लिखा था, 2,40,000 लिखा था, और क्या लिखा था, 10%, और प्लांट एंड मशीनरी का 2%, ये पढ़ा था अपन ने, ठीक है, यहां तक याद रखना। अब दूसरी जो बात कर रहे हैं वो ये है, वो सब लोगों के लिए था 194 आई, लेकिन किसके लिए नहीं था, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए नहीं था। वैसे तो इंडिविजुअल एचयूएफ कवर है, लेकिन कौन से वाले, जो ऑडिट में कवर होते हैं वही, यानी 1 करोड़ और 50 लाख के ऊपर वाले। तो नीचे वाले कहां जाए, उनके लिए अलग सेक्शन बना दी 194 आई बी, ठीक है। ये सेक्शन क्या बोलते हैं, आई बी, ये बोलती है पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। यहां पे वो वाले कवर नहीं है। एनी पर्सन बीइंग इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन दोज individual HUF who covered under section under audit as specified 44 AB responsible for paying to a resident any income by way of rent। यानी अपन लोग जैसे नॉर्मल, मैं भी नहीं हूं, मैं भी छोटा आदमी हूं, ऑडिटेड वाला नहीं हूं, तो अगर अपन रेंट देते किसी को भी, तो जब भी घर वर या किराए वगैरह दुकान रेंट देने जाए और अपन ऑडिटेड में नहीं आ रहे हैं, तो याद रखना 50,000 से ज्यादा अगर मंथली या पार्ट ऑफ मंथ 50,000 से ज्यादा अगर किराया है, कितना, 50,000 से ज्यादा का किराया है, तो आपको भी किराएदार को पैसा देने से पहले उसका 5% क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना, 5% टीडीएस काट के देना पड़ेगा, और आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा, और आपको उसका 5% जाके इनकम टैक्स में, मतलब ऑनलाइन इनकम टैक्स में जमा करवाना पड़ेगा। ये अलग से एक बर्डन हो गया। तो ज्यादातर किरायानामा बनाते हैं 50,000 से नीचे ही अपना रेंट रखते हैं, ठीक है। याद रखना ये सेक्शन किसके लिए है, जो अदर देन ऑडिटेड है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। कितना, 50,000 पर मंथ है, यहाँ पे कितना लिखा है, पर मंथ, ठीक है। वो 2,40,000 पूरे साल का था, यहाँ 50,000 पर मंथ है, और 5% क्या है, टीडीएस काटना पड़ेगा। ओके, 194 आईसी पढ़ लेते हैं, फिर खत्म करते हैं बात को, ठीक है। आज की क्लास इतनी करते हैं, ज्यादा होगी ना, चलो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चलो आज इतना ही करते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 40 मिनट हो गए, तो अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में, और इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे, और अगली क्लास में हो जाएंगे 10 स्लाइड, अराउंड 10 स्लाइड और रही है, हो जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे जुड़े रहे, अगली क्लास में मिलते हैं। और बताना मुझे टीडीएस कैसा लगा, लास्ट में इसको पूरा मैं समराइज भी करके याद करवा दूंगा सेक्शन, और उसकी लिमिट्स भी याद कराने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।